हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको ये जो सेशन है, सारे जो एमसीक्यूज है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो आपको अच्छी तरीके से एक बार सारे एमसीक्यूज देख लेना है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये 26 अक्टूबर यानी कल से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको ऑफिशियली शो करा जाएगा। तो आप कल से ही आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये आपका है 20 नवंबर। ठीक है, यानी आपके पास 20 to 25 डेज अभी भी रिमेनिंग है प्रिपरेशंस के लिए। तो आपको जल्द से जल्द हमारा जो कोर्स है उसको परचेज करके आपकी स्टडी को आपको स्टार्ट करना है। तो देखते हैं हमारा जो कोर्स है उसके बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है आपका, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है। आपका पेपर 1 और सेक्शन ए जो होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाता है फॉर 50 मार्क्स। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, और एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना ही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स आपको प्रॉपरली हम गाइड करते हैं। टाइम टू टाइम हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं हमारे इस कोर्स में कि आप एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कोर्स में हम आपको पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर करने की गारंटी देते हैं। तो आपको याद रखना है, हमारे कोर्स में हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स जो कि थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स होते हैं। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स और रिवीजन पीडीएफ, और ये सारा जो कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, पासिंग की गारंटी यानी आपको एग्जामिनेशन में पास करने की गारंटी हमारी होती है। हमारी टीम जो होती है, एक जो एक्सपर्ट्स होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स है, वो आपको हमारे इस कोर्स को और जो कोर्स के थ्रू है आपकी प्रिपरेशंस करने में काफी मदद करेंगे, और आपको पासिंग मार्क्स तक आप पास हो जाओ इतना आपको गारंटी यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो काफी कम फी है। कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप का लोगो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। इस ऐप के थ्रू ही आपको स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना है। तो चलिए, आई होप कि आपको हमारा जो कोर्स है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तब भी आपको कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर व्हाट्सएप पे आप हमें पूछ सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट वेरिएबल होता क्या है। सो रिमेंबर, रिसर्च में वेरिएबल के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कंटीन्यूअस वेरिएबल और सेकेंड होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। अब कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, जिसमें सारी वैल्यूज पॉसिबल हो, जैसे 1, 2, 2.1, 3.1, 3.4, 4, 4.5, ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हो, उसे हम कहते हैं वो वेरिएबल आपका कंटीन्यूअस वेरिएबल होगा। अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होगा, जिसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पॉसिबल हो, जैसे 1, 2, 3, 4। इसमें डिस्क्रीट वेरिएबल में आपके पॉइंट्स में जो वैल्यूज आते हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकते। जैसे 1 और 2 के बीच में जो सारी वैल्यूज लाई करेगी, ये डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं होंगे। जो पॉइंट्स में वैल्यू आते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं होते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट। और कंटीन्यूअस में आपके सारे वैल्यूज पॉसिबल होंगे, जैसे जो पॉइंट्स में है वो भी इंक्लूडेड होंगे, उसे हम कहेंगे वो वेरिएबल कंटीन्यूअस है। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में आपको डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल गिवन है। वन बाय वन हम ऑप्शंस देखेंगे। पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे। वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स का आप वेट देख रहे हो कि कितना वेट है स्टूडेंट्स का। तो वेट कैसा हो सकता है, जैसे मान लो 30, 30.5, ओके, 30.2, ऐसा वेट हो सकता है जिसमें पॉइंट्स में भी वैल्यूज पॉसिबल हो। सो ये आपका कंटीन्यूअस वेरिएबल का एग्जांपल हो जाएगा, नॉट डिस्क्रीट वेरिएबल। दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास।
क्लास में, एक क्लास है उसमें स्टूडेंट्स की आप हाइट मेजर कर रहे हो, तो हाइट मेजर करोगे तो हाइट कैसे आएगी, 6 इंचेस, ओके, 5 इंचेस, 4 इंचेस, 4.4 इंचेस, 4.5 इंचेस। सो यहाँ पर पॉइंट्स में आपकी वेरिएबल पॉसिबल है, पॉइंट्स में वैल्यूज पॉसिबल है। सो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ये भी आपका कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जांपल होगा, ना कि डिस्क्रीट वेरिएबल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है उसमें कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कहते हो कि आपके जो फैक्ट्री है उसमें 2.5 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ऐसा कहते हो कि आप नहीं, बल्कि आप ऐसा कहते हो कि हमारी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 11 वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगी, कंटिन्यूस वैल्यू इस एग्जाम्पल में पॉसिबल नहीं होंगी। सो ये जो आपको ऑप्शन ए में एग्जाम्पल गिवन है ये डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। नेक्स्ट, when ranks are assigned to objects based on their properties or characteristics, then the level of measurement is described as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को उसके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड किया गया एंड देन उस ऑब्जेक्ट को रैंक भी किया गया। सो ये लेवल ऑफ मेजरमेंट कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट के अंडर लाई करेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सो रिमेंबर, लेवल ऑफ मेजरमेंट में 4 टाइप्स के लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं। एक होता है नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, इंटरवल एंड लास्ट इज रेशो। सो नॉमिनल में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को उसके प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कैटेगराइज करते हो, डिवाइड करते हो। सो वो आ जाएगा आपका नॉमिनल में। देन ऑर्डिनल में क्या होता है, आप उस ऑब्जेक्ट के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हो, देन रैंक भी करते हो। सो वो आ जाएगा आपका ऑर्डिनल में। देन इंटरवल में क्या होता है, ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, लेकिन इंटरवल जैसा नेम में ही मीनिंग है इंटरवल। इंटरवल मीन्स एक आप पर्टिकुलर इंटरवल पर चीजों को अरेंज करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं। एंड इंटरवल में आपको एक बात याद रखनी है कि इंटरवल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। देन लास्ट है आपका रेशो। रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है, इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, बट रेशो में क्या होता है, जीरो का मीनिंग होता है। सो ये हो गए आपके बेसिक डिफरेंस, कि ये आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट के मैंने बेसिक डिफरेंस आपको समझा दिया है। और अगर हम हमारे जो नोट्स है उसमें मैंने और डीप में इसको बहुत अच्छे से समझाया है, तो जिसके पास नोट्स है आप उसको रिफर करिए। देन जैसे हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिवाइड किया है, एज वेल एज उसको रैंक भी दिया है। तो वो स्केल ऑफ मेजरमेंट हो जाएगा आपका ऑर्डिनल। सो ऑर्डिनल में आप क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड करते हो, कैटेगराइज करते हो और उसको रैंक भी देते हो। सो वो आपका हो जाता है ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्डिनल मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following sampling methods would be the scope for investigation bias be the highest? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें रिसर्चर का चांस होता है कि वो रिसर्चर ज्यादा बायस हो, मीन्स रिसर्चर का झुकाव हो, उसमें रिसर्चर अपने हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करे। वो कौन से सैम्पलिंग मेथड होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ऑप्शन ए, बी और सी में आपको गिवन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ये तीनों भी आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के टाइप होते हैं, जिसमें रिसर्चर रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। इसमें रिसर्चर का कोई बायसनेस नहीं होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी गिवन है जजमेंट सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जजमेंट सैम्पलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है और जिसको आप पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हो। सो रिमेंबर, जजमेंट सैम्पलिंग को आप पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हो, आपको ये याद रखना है। देन जजमेंट सैम्पलिंग में आप किस तरीके से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे, तो आपको इस फिगर में देखना है। मान लो ये रिसर्चर है, रिसर्चर को अपनी पॉपुलेशन है, रिसर्चर की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, जजमेंटल सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने नॉलेज, अपने जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर रिसर्चर को लग रहा है कि मुझे
इस पर्सन से, मुझे इस पर्सन से, मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकते हैं, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो मैं उन पर्सन को अपने पॉपुलेशन में से ले लूंगा और उनको अपना सैंपल बना लूंगा और उन पर स्टडी करूंगा। सो रिमेंबर, जजमेंटल सैम्पलिंग में रिसर्च अपने पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। अब मान लो ये पॉपुलेशन है और रिसर्चर को स्टडी करना है कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है लंग्स पर, या यहाँ पर रिसर्चर को ये फाइंड आउट करना है। तो रिसर्चर इस पॉपुलेशन में से उन लोग को सिलेक्ट करेंगे जो स्मोकिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, रिसर्चर को ये लगता है कि ये स्मोकिंग करता है, ये स्मोकिंग करता है, सो मैं उन्हीं को लूंगा और उनके थ्रू डेटा को कलेक्ट करूंगा। तो जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसको आप पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हो, तो रिसर्चर इसमें अपने नॉलेज, अपने जजमेंट, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करता है और इस मेथड में रिसर्चर का बायस होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जजमेंट सैम्पलिंग। नेक्स्ट, a document which represents the research problem, its significance and an apparently credible way to address the same is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप आपके रिसर्च प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें आपके रिसर्च प्रॉब्लम का, आप जो रिसर्च कर रहे हो, जो टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, उसका इंपॉर्टेंस बताते हो और आप उस रिसर्च को कैसे परफॉर्म करोगे, कौन कौन से मेथड्स यूज करोगे, किस तरीके से आप रिसर्च करोगे, कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे, आप सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट में लिखते हो। सो उस डॉक्यूमेंट को आप क्या कहते हो, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। सो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप आपके रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो, सारी चीजें मेंशन करते हो, वो होता है आपका रिसर्च प्रपोजल। सो रिसर्च प्रपोजल ये 7 to 8 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप ये बताते हो कि मेरी रिसर्च का टॉपिक ये है, इसका इंपॉर्टेंस ये हो सकता है, मैं इस तरीके से अपनी रिसर्च को परफॉर्म करूंगा, ये मेथड्स यूज करूंगा, ये स्टेप्स यूज करूंगा। सो रिमेंबर, आप जब भी आप रिसर्च करते हो तो आप रिसर्च प्रपोजल आपको देना होता है आपके गाइड्स को। तो आपको ये रिसर्च प्रपोजल में ये बताना होता है कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप किस मेथड से डेटा को कलेक्ट करोगे, आप सारी चीजें लिखते हो। सो जब आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होगी, जब आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होगी तभी आप रिसर्च परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव नहीं होती है तो आप आगे रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको, जब आप रिसर्च परफॉर्म करोगे तो आपको रिसर्च प्रपोजल, ये डॉक्यूमेंट आपके गाइड को आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन ये तो एक रिसर्च का क्वेश्चन होता है, इसको आप डॉक्यूमेंट नहीं कहोगे, एक क्वेश्चन होता है। मान लो आपको यहाँ पर स्टडी करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वाटर एंड प्लांट ग्रोथ। यहाँ पर आपको रिलेशन देखना है कि वाटर और प्लांट की ग्रोथ के बीच में कैसा रिलेशन है। ये आपका रिसर्च क्वेश्चन हो गया, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना है, ये आपका रिसर्च का क्वेश्चन हो गया। ये तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये एक ही क्वेश्चन है, इसको आप डॉक्यूमेंट नहीं कहोगे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट 1 और 2 लाइन का स्टेटमेंट होता है, उसे आप डॉक्यूमेंट नहीं कहोगे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन से आपको गिवन है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एम और गोल्स। क्या आप रिसर्च क्यों करना चाहते हो, आपका एम क्या है, उससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अगर आप जो रिसर्च कर रहे हो उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो गए या फिर नहीं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट, फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल रिसर्च को और हम क्या कहते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च होती क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सो फंडामेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करते हैं ताकि उनके जो नॉलेज है, अब उनकी नॉलेज इंक्रीज हो और वो जिनकी क्यूरियोसिटी को वो फुलफिल कर सके। उनको जानना होता है, उनको जानने की चाहत होती है कि मुझे जानना है, इसलिए उनको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना होता है, इसलिए वो फंडामेंटल रिसर्च परफॉर्म करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल रिसर्च को और हम क्या कहते हैं। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखेंगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होती है, जिसमें आप कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। एक्शन रिसर्च में आप कोई न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए
इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे। सर्वे क्या होता है? जिसके थ्रू आप आपके रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करोगे। ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो रिसर्च में। आप इसमें कोई न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी पायलट स्टडी। पायलट स्टडी क्या होती है? जो आप स्मॉल स्केल पर स्टडी करते हो ये देखने के लिए कि वो सक्सेसफुल होगी या नहीं। सो पायलट स्टडी में आप कोई न्यू थियोरी, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी प्योर रिसर्च। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं। तो रिमेम्बर, जो भी चीज न्यू होती है वो क्या होती है? प्योर होती है। इसीलिए फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। आपको ये दोनों भी वर्ड याद रखने हैं। फंडामेंटल रिसर्च को प्योर कहते हैं क्योंकि हर एक चीज न्यू होती है, न्यू थ्योरीज रिसर्चर फंडामेंटल रिसर्च में डेवलप करते हैं, इसलिए वो प्योर रिसर्च होती है। और बेसिक क्यों? क्योंकि हर एक चीज को बेसिक से जानते हैं रिसर्चर, उस हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन इंक्रीज करते हैं, नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्योर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूजुअली अज्यूम डेटा। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं उसमें आप डेटा को यूजुअली कैसे अज्यूम करते हो। अब रिमेंबर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपके दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट एंड सेकेंड होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आप आपका डेटा ऐसा अज्यूम करते हो कि आपका डेटा नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका जो डेटा स्प्रेड है और डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें आपका जो डेटा है आप उसको नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो, बल्कि आपका जो डेटा होता है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होता है। सो यही डिफरेंस होता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें आप यूजुअली ये अज्यूम करते हो कि जो आपका डेटा है वो नॉर्मली स्प्रेड आउट नहीं होता है, उसको आप कहोगे कि वो डेटा जो है वो नॉट नॉर्मल है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नॉट नॉर्मल। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च मीन्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। सो रिमेंबर, एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करते हो, किसी भी प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो। सो एक्शन रिसर्च जो है ज्यादातर टीचिंग फील्ड में यूज करी जाती है। अब जैसे मान लो एक टीचर है, टीचर क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा रही है और वो कॉन्सेप्ट बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो टीचर क्या करेगी? यहाँ पर अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लेंगी, कुछ और मेथड से बच्चों को पढ़ाने लगेगी। सो यहाँ पर टीचर ने क्या कर लिया? एक मेथड यूज करा और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था वो कॉन्सेप्ट, तो टीचर ने सेकेंड मेथड यूज कर बच्चों को उस कॉन्सेप्ट को समझा लिया। तो टीचर ने क्या कर लिया? यहाँ पर इमीडिएटली एक प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करा। सो रिमेंबर, एक्शन रिसर्च जो होती है वो यूज करी जाती है किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करने में। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है और लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो लंबे समय के लिए की जाती है, बट एक्शन रिसर्च तो इमीडिएटली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन भी आपको गिवन है एंड अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में आप क्या करते हो? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, और यू कैन से कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। इसमें इमीडिएटली आप सॉल्व करोगे ये नहीं कह सकते, बट जो प्रॉब्लम होगी वो स्पेसिफिक होगी या फिर यू कैन से कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी। बट अप्लाइड रिसर्च में आप कोई इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन डी, अ रिसर्च विद सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सो ऐसे रिसर्च जो सोसाइटी के इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड है। अब मान लो एक सोसाइटी है, रिसर्चर को देखना है कि उस सोसाइटी में पॉवर्टी को कैसे कम करे, कि गरीबी को कैसे कम करे। इसके लिए ये रिसर्च परफॉर्म की जाती है कि एक्शन रिसर्च नहीं, बल्कि एक्शन रिसर्च तो इसलिए परफॉर्म की जाती है कि कोई इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब किसी भी सोसाइटी की पॉवर्टी लेवल को कम करने के लिए इमीडिएटली वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ये करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the reasoning procedure in research which is initially moving from the abstract and journal to particular and concrete is called.
इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी रीजनिंग होती है जिसमें आप एक जनरल थ्योरी से पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की तरफ मूव करते हो और उस थ्योरी को प्रूव करते हो। सो वो रीजनिंग होती है आपकी डिडक्शन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में इस क्वेश्चन पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली आते ही है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक दो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके जो रीजनिंग होते हैं रिसर्च में दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी डिडक्टिव और नेक्स्ट होती है आपकी इंडक्टिव। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जिसमें आपके पास एक जनरल थ्योरी पहले से ही अवेलेबल होती है, उस पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, देन उस हाइपोथेसिस को आप ऑब्जर्व करते हो एंड देन उस थ्योरी को कंफर्म करते हो। सो ऐसा आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हो। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप कोई भी थ्योरी को प्रूव करते हो। सो आपके जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो डिडक्टिव अप्रोच होती है। एंड देन इंडक्टिव क्या होती है, इंडक्टिव अप्रोच जिसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हो, कोई पर्टिकुलर चीजों को ऑब्जर्व करते हो, देन आपके ऑब्जर्वेशन पर आप कोई पैटर्न फॉलो करते हो कि आपने कंटिन्यूस ये पैटर्न देखा, देन उसके बाद आप एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं एक टेम्परेरी हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो एंड देन उस हाइपोथेसिस पर बेस्ड आप थ्योरी डेवलप करते हो। सो ऐसा आप क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हो। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में आप कोई भी जनरल थ्योरी को डेवलप करते हो जो कि आपकी हो जाती है इंडक्टिव नेचर की। देन इंडक्टिव रीजनिंग भी सेम ही होता है इंडक्शन की तरह। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डिडक्शन। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन डी ये गिवन है कि साइंटिफिक रिसर्च मेथड। साइंटिफिक रिसर्च मेथड क्या होता है कि आपको आपके रिसर्च में साइंटिफिक तरीके से रिसर्च को परफॉर्म करना होता है, साइंटिफिक मेथड्स यूज करना होता है। बट इस ऑप्शन का ये क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए डिडक्शन, जिसमें आप कोई जर्नल थियरी से पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस पर आते हो और उसके थ्रू आप रिजल्ट को अपने कंफर्म करते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब आप मान लो अपने रिसर्च में एक प्रॉब्लम फॉर्म कर ली, एक प्रॉब्लम है, आप उस पर स्टडी कर रहे हो। तो आप क्या रिसर्च प्रॉब्लम का जो आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हो, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका गोल क्या होता है, उस रिसर्च प्रॉब्लम पर आपको क्या करना होता है, वो एक क्वेश्चन होता है, उसको आपको आंसर करना होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई अब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन टू बी अ आंसर। एक रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको आप रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं, आप वो रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च में फॉर्मुलेट करते हो ताकि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिले। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। देन ऑप्शन बी सी डी आपको गिवन है मेथड्स, टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। सो आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हो तो उसका एम ये नहीं होता कि मेथड्स है, ये ना कोई टेक्निक है और ना कोई मेथडोलॉजी है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सी और डी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा एंड हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। नेक्स्ट, रिसर्च थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन परफॉर्म कर आप कौन सी रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो रिमेंबर, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन आप एम्पायरिकल रिसर्च में परफॉर्म करते हो। अब एम्पायरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें आप डायरेक्टली चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो नेचुरल फिनोमेना में अकर कर रहा है, या फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो आप एंड देन उसके थ्रू कोई चीजों को ऑब्जर्व करते हो। और एम्पेरिकल रिसर्च में आप आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी रिसर्च करते हो, सो उसे हम कहेंगे एम्पेरिकल रिसर्च। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन से आपको गिवन है लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च क्या होती है, जो आप लैब्स में परफॉर्म करते हो। बट एम्पेरिकल रिसर्च आप जरूरी नहीं है कि वो लैब में परफॉर्म करते हो, आप लैब के बाहर भी परफॉर्म कर सकते हो। बट यहाँ पर लेबोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जो सिर्फ आप लैब में परफॉर्म करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करते हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आप इस रिसर्च में ये देखते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। बस आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इतना ही स्टडी करते हो, आप यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस यूज नहीं करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, क्लिनिकल रिसर्च। ऐसा नेम में ही मीनिंग है क्लिनिकल। क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है, ऐसे रिसर्च जो लोगों के डिसीज और यू कैन से इलनेस के बारे में स्टडी करती है कि उस डिसीज को कैसे प्रिवेंट करे, उस इलनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको डिसीज को डायग्नोस करते हैं और उस इलनेस को ट्रीट करते हैं। सो
क्लिनिकल रिसर्च जनरली आपको ये याद रखना है कि क्लिनिकल रिसर्च जनरली लैब्स में परफॉर्म की जाती है। तो क्लिनिकल रिसर्च ओनली लैब्स में परफॉर्म की जाती है, इसलिए ये आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एम्पायरिकल रिसर्च। एम्पायरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो आप आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर और आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कर कोई चीजों को ऑब्जर्व करते हो और आप डायरेक्टली उस चीजों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो, उसे हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। So that's it, and thank you for watching this video. See you tomorrow.